आज हम लेकर आए पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। यह इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है और इस तंत्र के तहत कौन कौन सी संरचना है इनकी, इसका मतलब ये कैसे बना और इसकी क्या व्याख्या की जा सकती है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है और इसके क्या परिभाषा है। सो फर्स्टली द इकोसिस्टम टर्म was proposed by A.G. Tansley, okay, in which year 1935. So it is important sometimes in the examination it's कभी कभी ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो टर्म है, शब्दावली है, उसको किसने दिया, तो ये A.G. Tansley। इसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। क्या इसकी परिभाषा है, व्हाट इज द इकोसिस्टम एंड हाउ इट्स वर्किंग। So ecosystem you can divide it into two terms. One is the eco यानी environment. So here you can also say that eco it means it is a oikos, oikos, it is a Greek word। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लेस या स्थान। तो यहाँ इससे ये मिलकर बना हुआ इको, और एक दूसरा है सिस्टम यानी कि तंत्र। तो इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो क्या होता है इकोसिस्टम। व्हेन यू से दैट सिस्टम इट इज लाइक एज ए ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टमेटिक वे वर्किंग, है ना। सो हियर द इंटरेक्शन, विच टाइप ऑफ द इंटरेक्शन, और इंटरडिपेंडेंट और कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स इन एनी सिस्टम टू थिंग्स, थ्री थिंग्स, और all these type of the phenomena all interdependent on each other and interacting with each other, and sometimes this interaction or interdependency become complex। same here in the ecosystem। जैसे कि कभी कभी क्या होता है पारतंत्र में एक दूसरे से मुलाकात होती है, एक दूसरे पर आत्मनिर्भर रहते हैं, और उसके बाद क्या होती है बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है। तो जैसे कि अगर आप एक मान लें कि ये एक कोई रीजन है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे जीव रहते हैं। ये कौन सा रीजन है, ये फॉरेस्ट रीजन है, एक एरिया दिया हुआ। तो इसमें क्या है कि जो पौधे हैं वो डिपेंड हैं, किस पर डिपेंड है, वाटर पर, जल पर, है ना, सनलाइट पर। क्यों ये डिपेंड है, कार्बन डाइऑक्साइड पर, क्योंकि पौधे इनसे अपना खाना बनाते हैं। तो क्या होता है ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, और इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये एक तरीके से क्या होता है सिस्टम होता है। यानी कि ये आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी स्थान पर एनवायरनमेंट क्या है, इससे पहले किसी भी स्थान पर रहने वाले जीव जब अजीव के साथ इंटरेक्शन करते हैं या पारस्परिक आत्मनिर्भरता होती है उनकी, तो उसको हम एक सिस्टम बोल सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे बात करें हम पहले एनवायरनमेंट की, है ना, कि एनवायरनमेंट क्या है। सो हियर एंड यू कैन से इट, क्या बोल सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, एंड लिथोस्फीयर भूमंडल। तो इसका एक नैरो जोन जो होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। अब यहीं पर इन चारों का एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर यानी कि जो भूमंडल है आपका, जहाँ पर आप रहते हैं भूमंडल पर, यानी कि जो जैव मंडल है उसमें क्या होता है ये सारे के सारे आपके आसपास पाए जाते हैं। जैसे ये आपका घर है तो आप अपने घर के चारों तरफ, यानी कि एनवायरनमेंट मीन सराउंडिंग, किससे आप सराउंडिंग है, फिजिकल थिंग्स। कौन सी फिजिकल चीज़ें होंगी, लाइक जो वाटर, जल, है ना, वाटर, रिवर, सॉयल एंड एक्सेट्रा, ये सारी क्या है फिजिकल थिंग्स हो सकती हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पर इसको आप एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, पर्यावरण हुआ। तो इस प्रकार से एक पर्यावरण का सिस्टम है ये काम करता है। तो इसको आप ये भी बोलते हैं कि इकोलॉजिकल सिस्टम। अब अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो अकॉर्डिंग टू द A.G. Tansley इन्होंने क्या कहा, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है, इसके अनुसार अगर आप देखें इन हिंदी तो ये क्या है, पर्यावरण के सभी निर्जीव और सजीव कारकों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, जब ये दोनों एक दूसरे के एकीकरण हो गए, इंटीग्रेशन हो गया, एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हो गए, परस्पर इंटरेक्शन हो गया, तो ये क्या होता है एक सिस्टम बन जाता है, एक प्रणाली बन जाता है। इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं।
और अगर आपको कोई परिभाषा लिखनी है तो आप इकोसिस्टम को इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसका, कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट की क्या बात की जा रही है, जैसे कि यहाँ पर हो गया वाटर हो गया, सॉयल हो गई, सनलाइट हो गई, एनर्जी हो गई। सो ऑल दी आर द फिजिकल एनवायरनमेंट। किसके लिए, अब यहाँ पर एक उदाहरण फिर से लेते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, जंगल है, जंगल में पेड़ है, पेड़ क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यहाँ जंगल में एक कम्युनिटी है, समुदाय है, तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और यहाँ पर ये क्या है, किस पर डिपेंड करते हैं, ये सारे के सारे इन सॉयल, मृदा, वाटर, जल और लाइट यानी कि सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये इस तरीके से इसको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को जीवों के समुदाय से मिलकर जीव मंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, और दोनों के बीच सामग्री का यानी किसी भी वस्तुओं का क्या होगा, आदान प्रदान होता है, और ये आदान प्रदान से यहाँ पर क्या होता है, ये इसको एक सिस्टम बनाते हैं, क्या, इकोलॉजिकल सिस्टम या एनवायरमेंट सिस्टम, या इसको अब हम बोलेंगे इकोसिस्टम इन द टर्म। अब इसका बात करते हैं इसकी फंक्शन और इसके संरचना की, यानी फंक्शन यानी कार्य और इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर, जो कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, इसको आप ये भी बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये क्या होता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला क्या है एबायोटिक एंड दूसरा क्या है बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग पार्ट्स थिंग्स एंड इट इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। ओके, तो ये क्या है, अजैव। तो ये अकार्बनिक में है, तो अकार्बनिक में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जैसे कि किसी भी पेड़ को जरूरत है नाइट्रोजन की, है ना, जैसे दलहनी फसलों के लिए, किसी को पोटास, किसी को सल्फर, है ना, किसी को कार्बन, किसी को नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है, ऑल दीज आर द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये यहाँ पर आपको मिलेंगे। आफ्टर दैट ये अबायोटिक में आते हैं आपका एयर, वाटर, सॉयल, लाइट, एनर्जी एट्सेट्रा, मतलब जल, हवा, मृदा, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, ये सारे के सारे आते हैं। दूसरी की बात करते हैं तो दूसरा आता है बायोटिक यानी कि जैव। अब ये जैव क्या है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जैसे कि प्लांट है, पौधा है, एनिमल है, जानवर हो गए। तो ये इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऑटोट्रॉपिक या कंपोनेंट एंड हेट्रोट्रॉपिक। तो ये ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, कौन बनाते हैं, इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। जैसे इनको क्या बोलते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं से। प्लांट्स ऑलवेज प्रोड्यूस दियर फूड इटसेल्फ, कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड chlorophyll also is present in the leaves of the plant. So they produce their food through photosynthesis process. क्या प्रोसेस है, यानी कि जल की उपस्थिति होनी चाहिए वहाँ पर, सूर्य की रोशनी भी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, और क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, इसके थ्रू, इसके माध्यम से एक क्या होता है, यानी कि आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। दूसरा होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। तो इनको बोलते हैं कंज्यूमर, ग्रहण करने वाले। तो ये अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कंज्यूमर होते कौन से हैं, है ना, कि कंज्यूमर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कंज्यूमर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कौन कौन से कंज्यूमर होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर जो होंगे, ये क्या है, ये भी क्या किए जाते हैं, ये डिवाइड किए जाते हैं। इनका ये माइक्रो कंज्यूमर क्या होते हैं, ये डिपेंड करते हैं किस पर, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट है। तो यहाँ पर एक फूड चेन होता है, एक खाद्य प्रणाली में ये निर्भर करते हैं। तो ये क्या होता है, ये खाद्य प्रणाली का सिस्टम है। जैसे कि प्लांट को किसने खाया, गोट किसने, वुल्फ किसने खाया, टाइगर या
लॉयन। तो क्या है, एक खाद्य श्रृंखला बन रही है यहाँ पर, है ना। ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एनर्जी इनको मिल रही। इट इज अ फूड चेन सिस्टम एंड ऑल सिस्टम, यहाँ पे फ्रॉम वन टू अनदर, एक से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का या खाद्य का। तो ऐसे ही यहाँ पर ये वर्क करता है। तो ये क्या होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर कहलाते हैं। अब इनको हम विभिन्न भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे हर्बीवोर जो शाकाहारी अब बोलते हैं, कार्निवोर्स है ना मांसाहारी। तो हर्बीवोर्स जो शाकाहारी हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ये डायरेक्ट किसको खाते हैं, प्लांट्स को। दे ऑलवेज फीड ऑन प्लांट्स, जैसे कि हमने आपको बताया डियर, गोट। सेकंड आते हैं कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स जो है ये दो पार्ट्स में विभाजित किए जाते हैं। क्यों और ये क्या आता है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर भी होते हैं। अब यहाँ पर क्यों, फर्स्ट थिंग इज अबाउट प्राइमरी कंज्यूमर्स आर डियर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर आर वुल्व्स। और तो ये वुल्व्स को क्या होता है, जो टर्सरी कंज्यूमर है ये भी क्या है, ये भी एक मांसाहारी है। कौन है, लॉयन है। तो ये यहाँ पर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी कंज्यूमर को अपना भोजन बनाता है, अपना प्रे बनाता है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद किसका प्रे बन जाता है, ये बन जाता है टर्सरी का, यानी कि लॉयन का। तो ये दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, इस चेन को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो यहाँ पर जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो क्या होता है, फिर भी ये कार्निवोर्स है। नाउ इसके बाद एक आता है टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, जो भी बात होगी, यानी कि हर्बीवोर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। नेक्स्ट इज द ओमनीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवोर्स दो कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी, टर्सरी, एंड लास्ट इज द ओमनीवोर्स, यानी कि सर्वाहारी। सर्वाहारी वो होते हैं कि जो प्लांट्स और पौधे दोनों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि आदमी, मनुष्य और मंकी। नेक्स्ट आता है माइक्रो कंज्यूमर्स। ये क्या होते हैं, ये माइक्रो कंज्यूमर क्या होते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं और फंगी हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं। जैसे कि कोई भी पौधा या कोई भी जीव क्या होता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे उसको खाना शुरू करते हैं। जहाँ पर ये इसको खाते हैं तो ये वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, जिससे एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यानी कि अकार्बनिक न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट में बाहर आता है और ये रिलीज होता है। ये फिर से क्या होता है, ये फिर से क्या होता है, पौधों के लिए मिल जाता है। तो इस टाइप की सिस्टम को एक डेट्रियस फूड चेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फूड चेन दूसरी होती है माइक्रो कंज्यूमर्स की, और हेट्रोट्रॉफिक में जो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं इनकी दूसरी होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के कितने प्रकार हैं। अब इकोसिस्टम दो प्रकार पर डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। फर्स्ट इज द नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकंड द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल क्या है, जो प्राकृतिक रूप से, मतलब जो प्राकृतिक रूप से ऑपरेट किया जाता है, यानी अंडर नेचुरल कंडीशन, जो प्राकृतिक अवस्थाएं वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग, और वहाँ पर ह्यूमन्स का, मनुष्यों का लेस कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी कि विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन। होता है थोड़ा बहुत लेकिन तो इसको आप बोलते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र दो भागों में पुनः विभाजित किया जाता है। एक होता है टेरेस्ट्रियल यानी कि जिसको आप बोलते हैं धरातली, दूसरा होता है एक्वाटिक यानी कि जलीय। तो यहाँ पर ये फिर डिवाइड किया जाता है टेरेस्ट्रियल को फॉरेस्ट यानी जंगल, ग्रासलैंड, घास के मैदान, और डेजर्ट और मतलब मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। अब एक्वाटिक को दो पार्ट में फिर से विभाजित करते हैं। एक होता है मराइन वाटर समुद्री, एक होता है फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर को इकोसिस्टम फिर से पुनः विभाजित किया जाता है। एक होता है लोक्टिक एंड लैंटिक। अब लोटिक का मतलब क्या है कि जो रनिंग वाटर है, जो बहाव जिसमें हमेशा रहता है, जिसके उदाहरण क्या है, स्ट्रीम है, रिवर है। और लैंटिक जो ठहरा हुआ पानी होता है, इसको लैंटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। ये क्या होते हैं, लेक, पॉन्ड्स और पूल्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो व्हाट इज द आर्टिफिशियल, या मैन इंजीनियर्ड, मतलब यहाँ पर ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग इसको बनाता है, जैसे कि क्रॉपलैंड। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम।
क्रॉप लैंड हो गया, यानी कि एग्रीकल्चरल क्रॉप फील्ड जो होती है वो मनुष्य अपने हिसाब से इनको डेवलप करता है कि उसने क्रॉप बोया, किसी फसल को बोया जैसे कि गेहूँ, तो वो क्या होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वहाँ पर धीरे धीरे उसको प्राइमरी हर्बी और सो मिल जाते हैं जैसे चूहा वगैरह, फिर उसको खाने वाला दूसरा हो सकता है रैबिट हो सकता है, ऐसे धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ते जाते हैं। तो ये यानी कि एग्रीकल्चरल क्रॉप फील्ड जो आएंगी वो आपकी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, यानी क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, तो ये आपको यहाँ से इतना मिल सकता है। नाउ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।